नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्माक्षर पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। तो देखिए पीछे जैसे एक वीडियो बनाई थी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ साइकोलॉजी जो HP टैट में पूछे गए हैं, किसी न किसी टैट में पूछे गए हैं। तो पिछला पेपर हमारा 2016 का था। ये जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30, ये भी आपके प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी टैट में पूछे गए हैं। जो आपका भी लेटेस्ट टैट आने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे और इन फ्यूचर साइकोलॉजी जैसे अगला जो आपका टैट आएगा उसके लिए भी, और कमीशन जैसे TST की पोस्ट निकल चुकी हैं, अब भरना शुरू हो गई हैं, तो उसके लिहाज से भी ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। थोड़ा सा लेट हो गया मैंने आपको बोला था कि वीडियो मैं अपलोड करूंगा, लेकिन थोड़ी तबीयत नासाज हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया मैं। अभी भी थोड़ा ख़राब ही है गला, लेकिन फिर भी चलो कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। अब एज थोड़ा थोड़ा आंसर बताता रहूँगा मैं, वो तो सिर्फ एक आंसर हो गया, उतना तो आपको मिला भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितनी जानकारी यहाँ पे दे पाऊँ जिसके कारण आपको थोड़ा सा आगे जो कोई और क्वेश्चन भी इसके उसमें आ जाता है तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। तो आइए आज के इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखिए, बाल विकास के लिए मुख्य रूप से कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, विच फैक्टर आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए आपके पास ऑप्शन है 4। देखिए अनुवांशिकता और वातावरण, केवल शिक्षा, केवल पोषण और केवल सामाजिक परिवेश। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, देखो इसमें तो मतलब ये जो लास्ट के 3 ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं आपके। आपका पहला ऑप्शन जो ए ऑप्शन है वो सही रहेगा, अनुवांशिकता और वातावरण। क्यों? क्योंकि देखो जो अनुवांशिकता हेरिडिटी है आपकी, वो क्या बोलती है कि बच्चे के जो शारीरिक है, मानसिक है और बौद्धिक गुण जो है उसके माता पिता के अनुवांशिक रूप से मिलते हैं उसको। जो फैमिली होती है, जो माँ बाप होते हैं, जैसे हाइट होगी, जैसे आपकी स्किन टोन होगी, या आपकी जो इंटेलिजेंस है, वो भी कई बार क्या होता है कि जो आपके माँ बाप की इंटेलिजेंट है आपके माँ बाप, तो आपकी भी इंटेलिजेंस वैसे ही होती है, ठीक है। या आपका कई बार माँ बाप का रंग थोड़ा सा डार्क कह लो आप, वैसा होता है, स्किन टोन जैसी होती है वैसा ही बच्चे की भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। और वातावरण की बात करेंगे तो बच्चे का सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक और शैक्षिक परिवेश उसके विकास को जो है क्या करता है, प्रभावित करता है जी, ठीक है। इसमें जो आपका वातावरण है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आपका फैमिली आ गया, विद्यालय आ गया, समाज आ गया, आपका जो भाईचारा होता है, दोस्त मित्र जो भी हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आ गया वातावरण में, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए, प्रेरणा किस प्रकार की शक्ति होती है। तो देखिए प्रेरणा जो है आप बात करेंगे तो प्रेरणा आपकी जो है यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके सही रह सकते हैं। प्रेरणा की बात करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है आंतरिक, बाह्य, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो देखो मेरे हिसाब से मैं अगर यहाँ पे बात करूँ आपकी, तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में जो है 2 ऑप्शन मेरे को सही लगते हैं। देखो आपकी जो मोटिवेशन है वो क्या हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, ठीक है। इंटरनल में क्या आ गया, जैसे अपनी इच्छा है, रुचि है, संतुष्टि के लिए कार्य करता है इंसान, तो वो तो आ गया इंटरनल, ठीक है। इंटरनल आ गया, आंतरिक आ गया। और बाह्य में क्या आ गया, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, अंक, धन, जो भी है, कोई भी चीज आपको प्रेरित कर सकती है, ठीक है ना। जैसे मैं अभी स्कूल टाइम में पढ़ते थे हम लोग, तो उस टाइम में क्या होता था कि थोड़ा सा नया नया वो लैपटॉप वाला जो चला हुआ था, तो उसके लिए हम भी ट्राई कर रहे थे कि हम भी लैपटॉप लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रह गए उसमें और हमें लैपटॉप नहीं मिल पाया जी, ठीक है। तो एक्सटर्नल भी आपको जो है, जो आपकी बाह्य प्रेरणा है वो भी इसमें आ जाएगी। तो इसमें ए और बी ऑप्शन दोनों ठीक रहेंगे आपके। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए, स्किनर किस सिद्धांत से संबंधित हैं। तो देखिए स्किनर की बात करेंगे तो स्किनर भाई साहब हमारे जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, ये पिछला जो हमने वीडियो डिस्कस करा है उसमें भी था। तो इसमें अगर हम बात करेंगे
तो जो हमारे स्किनर भाई साहब हैं, ठीक है, स्किनर की बात करेंगे तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा स्किनर के बारे में है। क्रिया अनुकूलन जो है आपका, क्रिया अनुकूलन का सिद्धांत जो है किसने दिया है, स्किनर जी ने दिया है, ठीक है। इसमें और व्यवहार को पुनर्वलन, ठीक है, रीइंफोर्समेंट की बात जो करते हैं वो कौन करते हैं, स्किनर ही करते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट पुनर्वलन, व्यवहार में पुनर्वलन की बात करेंगे तो यहाँ पे स्किनर जी आएंगे। शास्त्रीय अनुबंध की बात करेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो है किसके द्वारा दिया गया है, पैवलव के द्वारा दिया गया जी, है ना। अंतर्दृष्टि, ठीक है, इनसाइट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग की जो ये थ्योरी है वो किसने दी है, वो है कोहलबर्ग, ठीक है, कोहलबर्ग जी ने दी है ना, ठीक है। कोहलबर्ग की बात करेंगे, कोहलर, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ जो आंतरिक आपका जो है अधिगम की बात कही है, संज्ञानात्मक अधिगम की बात करेंगे तो ये किसने दिया है, जीन पियाजे, जीन पियाजे की थ्योरी है ये। तो यहाँ पे ये 4 के 4 जो सिद्धांत है आपके वो काम आ जाएंगे, ये आ सकते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बुद्धि का द्विकोश सिद्धांत किसने प्रस्तुत करा है, हु प्रपोज द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो स्पीयरमैन है, थॉर्नडाइक हैं, देखिए इसके अलावा आपके वेंट हैं, पियाजे हैं। तो स्पीयरमैन की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, स्पीयरमैन जी ने ये जो थ्योरी दी है इसमें, ठीक है। इसमें 2 चीजें इन्होंने बताई हैं, एक बताया है जी और एक बताया है एस, ठीक है ना, जी और एस, एक सामान्य जनरल और एक स्पेसिफिक विशिष्ट, 2 कारकों की बात कही गई है इसमें, जी और एस, जनरल एंड कौन सा, स्पेसिफिक। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकोशीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया और उसमें जो है 2 फैक्टर थ्योरी की बात करेंगे, इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो इसमें जी और एस, जी माने जनरल और एस माने स्पेसिफिक। थॉर्नडाइक की बात करेंगे तो देखिए थॉर्नडाइक जी जो है आपके कौन से अधिगम के कौन से सिद्धांत को लेकर के इनकी बात कही जाती है, वो है ट्रायल एंड एरर की, अपनी जो गलतियों से सीखना, बार बार गलतियों से सीखता है इंसान, तो वहां पे वो आ जाएगा। और वेंट की बात करेंगे तो बुद्धि, प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया था किसने, वेंट ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रथम बुद्धि की बात करेंगे, बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे तो वो किसने किया, वेंट ने किया। पियाजे तो मैंने आपको बताया ही, ऊपर हमने डिस्कस किया, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए प्रचलित है हमारे पियाजे जी, ठीक है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, नैतिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, या आपका संवेगात्मक विकास से, या आपका सामाजिक विकास से, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, नैतिक विकास, ठीक है। कौन सा विकास, मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। जिसमें इन्होंने कितने नैतिक विकास के कितने चरण बताए हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने चरण बताए हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे तो ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है जी, ठीक है। और संवेगात्मक विकास माने भावनात्मक विकास की बात कर रहे हैं आप, सामाजिक विकास में समाजीकरण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में बांटा है, ठीक है। तो देखिए पियाजे जो है आपके, पियाजे भाई साहब ये हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जो है आपकी हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट वर गिवन बाय पियाजे, ठीक है। देखिए अगर इसकी बात करेंगे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 है, कितनी हमारे पास 4, ठीक है। कितनी है, 4। नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज, कौन सी मोटर स्टेज, संवेदीय प्रेरक, ठीक है, संवेदी प्रेरक जो आपकी अवस्था है, एक ऐसे डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद आ गई आपकी जो है पी माने प्रियो प्रेपरेशनल, ठीक है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था आ गई आपकी, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था आ गई आपकी, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, CO से मैं डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, इसकी बात करेंगे तो ये आपको जो है फॉर्मल ऑपरेंट ऑपरेशनल,
ठीक है, F4 से डिनोट कर रहा हूं मैं। 4 आपकी आ गई, एक आ गई सेंसरी मोटर स्टेज, एक आ गई आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, और एक आ गई मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और एक आ गई आपकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, ब्रूनर के अनुसार अधिगम के चरण कौन कौन से हैं? सक्रियात्मक, चिन्हात्मक, प्रतीकात्मक। ठीक है, यहाँ पे आप 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, साथ साथ में आप भी करते जाइए तो बढ़िया रहेगा ये। ठीक है, इसमें देखिए अगर हम बात करेंगे इसमें पहले आंसर की, तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए सक्रियात्मक, चिन्हात्मक और प्रतीकात्मक। ठीक है, पहले तो क्या होता है, सक्रियात्मक मतलब कार्य और अनुभव के माध्यम से सीखना। ठीक है, कार्य और अनुभव के माध्यम से सीखना। चिन्हात्मक मतलब चित्रों और छवियों के माध्यम से सीखना। चित्रात्मक क्या आ गया, अधिगम के चरण बताए ना इन्होंने। ठीक है, पहले तो क्या किया, कार्य और अनुभव के माध्यम से सीखा, पहले कार्य किया, अनुभव किया, उसके बाद सीखा। ठीक है, फिर आ गया चिन्हात्मक। ठीक है, चिन्हात्मक में क्या आ गया, छवि, चित्र देखे और उसके बाद आपने जो है उसके माध्यम से सीखा। जैसे हम शुरुआत में ही देखते हैं तो वहां पे पहले इमेजेस के थ्रू चीजें समझाई जाती हैं कि ये कौवा है, ये गाय है, ये बैल है, ये सेब है, ये समथिंग जो भी है। ठीक है, उसके अलावा आ गया भाषा और प्रतीकों के माध्यम से सीखना। ठीक है, ठीक है जी, तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी आपकी, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो बोल रहा है, अधिगम अक्षमता में निम्न में से कौन सी कठिनाई सीधे तौर पर शामिल नहीं होती है? देखिए, बोलने में बिल्कुल होती है, पढ़ने में बिल्कुल होती है, लिखने में बिल्कुल होती है। हमें क्वेश्चन क्या है कि शामिल नहीं होती है, तो शामिल क्या नहीं होती है, कम बुद्धि, ये जो है आपकी इसमें नहीं आएगी। ठीक है, पढ़ना लिखना बोलना समस्या होती है, ठीक है, लेकिन बुद्धि जो है कम सामान्य हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन थोड़े से ये है कि आप इसको थोड़ा स्पीड में भी चला सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको स्पीड में बता पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर आप को थोड़ा स्लो स्लो लग रहा है तो आप इसको थोड़ा फास्ट करके चला सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको चीज़ें सीखनी, अपना समय बचाना है, तो उसके लिए आप आसानी से मतलब थोड़ा सा इसको स्पीड में चला सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उस बात में, आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि, प्रयास और भूल सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए, अधिगम से, विकास से, प्रेरणा से या बुद्धि से? तो सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किससे है भाई? ट्रायल एंड एरर की थ्योरी किस पे बेस्ड है आपकी? अधिगम पे बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही उत्तर रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो देखिए, बाल विकास का स्वभाव कैसा होता है? ठीक है, रैखिक होता है, एक समान होता है, क्रमिक और सतत होता है, रुक रुक कर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो बाल विकास का नेचर है, व्हाट इज द नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसकी हम बात करेंगे तो लीनियर है, यूनिफॉर्म है या सीक्वेंशियल है एंड कंटिन्यूअस है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा, सीक्वेंशियल एंड कंटिन्यूअस, क्रमिक और सतत है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी? ये बोल रहा है, निम्न में से कौन ब्लूम की वर्गीय प्रणाली, टेक्सोनॉमी का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर रहेगा क्या है? संज्ञानात्मकता, कौशलात्मक या संवेगात्मक या नैतिक? तो नैतिक जो है, मोरल यहाँ पे नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नहीं आएगा। बाकी ब्लूम की टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और कौशलात्मक क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन मोरल नहीं है ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है, अधिगम सबसे अच्छा तब होता है जब वह, ठीक है, कैसे होता है? रट कर किया जाता है, अर्थपूर्ण हो, निष्क्रिय हो, दबाव में किया जाए। देखिए, रट कर किया जाएगा बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, है ना, निष्क्रिय होगा तब भी अच्छा नहीं होगा, और दबाव में किया जाएगा, कितना कर सीख लेगा दबाव में इंसान? तो यहाँ पे जो सही उत्तर रहेगा आपका वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थपूर्ण होने पर जो है ये चीज थोड़ी सी सही रहेगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बोल रहा है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है जी, शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ है बुद्धि का मापन, शिक्षा का मूल्यांकन, इसके अलावा शैक्षिक परिवेश में बालक के व्यवहार का अध्ययन, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो आपकी शैक्षिक मनोविज्ञान है उसका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक परिवेश में बालक के व्यवहार का अध्ययन। इसी को आप क्या बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया है। तो देखिए हम थोड़ी देर पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं, अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर रहेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है, स्पीयरमैन, स्किनर, पियाजे के बारे में हम लोग बार बार डिस्कस कर ही रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास, निम्न में से कौन सा अधिगम पद्धति अंतर्दृष्टि पर आधारित है। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट की बात करेंगे तो वो कौन सा है, अंतर्दृष्टि अधिगम ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। तो इसमें ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपको वो चीज़ याद रही है तो आप मुझे ऑप्शन में कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, सन्निकट विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो किसकी ये थ्योरी है, ZPD। तो इसकी बात करेंगे तो वो है आपके वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की जी जो हैं इसके प्रतिपादक कह सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा जी, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोल रहा है कि बालक व्यवहार को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, दंड, अवलोकन, परीक्षण, मूल्यांकन। ठीक है, तो बालक व्यवहार को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है आपका, ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन हो सकता है। दंड और परीक्षण ये इनसे थोड़ी थोड़ी चीजें हो सकती हैं, लेकिन प्रॉपरली आप किसी के बिहेवियर को नहीं जान सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम जो है थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, लेकिन फिर भी देखिए अगर हम बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग की तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, इवान पावलोव। ठीक है, जिन्होंने किस चीज़ पे वो किया था, कुत्ते और घंटी के बीच में जो आपका समन्वय बैठाया था वो इन्होंने ही बैठाया था। नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है आपका कि किशोर अवस्था की विशेषता है। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस इज। ठीक है, तो क्या है जी, पहचान, संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, स्थिरता, निर्भरता या शांति। देखिए ये तीनों की तीनों चीजें नहीं होती किशोर अवस्था में, मैक्सिमम टाइम ये सारी चीजें नहीं होती किशोर अवस्था में। तो यहाँ पे जो है विशेषता क्या है, पहचान, संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, यहाँ पे ये चीज आएगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, करके सीखना किसने प्रमुखता दी है। ठीक है, करके सीखना, देखिए करके सीखना जो है इस पे लर्निंग बाय डूइंग इज एम्फेसिस बाय, इसकी बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपके जो है जॉन डुई, इनके द्वारा ये चीज़ रखी गई है आपकी, इसमें वो ही आएंगे। नेक्स्ट आ गया आपके पास, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, परीक्षा में पास कराना, रटना, प्रतिस्पर्धा या आपका समग्र विकास। ठीक है ना, क्या आएगा जी, तो समग्र विकास। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वही आता है जी। नेक्स्ट आ गया आपके पास, क्रिया अनुकूलन में निम्न में से कौन सा तत्व होता है। ठीक है, देखिए इसकी बात करेंगे ठीक है, तो इसमें बात करेंगे तो रीइंफोर्समेंट। ठीक है, और रीइंफोर्समेंट या आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करेंगे तो मुझे बताइए कि ये जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपके दिमाग में कितनी चीज़ें बैठी हैं और आप कितनी तैयारी कर चुके हैं यहाँ से आपका पता लग जाएगा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है या पुनर्वलन का सिद्धांत है वो किसने दिया है, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 23।
नैतिक विकास का सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? ठीक है, तो नैतिक विकास की बात करेंगे तो वातावरण, ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका, वातावरण। ठीक है, वातावरण में क्या आ गया? परिवार, समाज, संस्कृति, शिक्षा आदि सारी चीजें आ गई इसमें। तो वातावरण जो है बहुत डिपेंड करता है आपके मॉरल डेवलपमेंट पे, कि आपका आसपास का। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कॉग्निटिव डोमेन डील्स विद थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग्स, फिजिकल स्किल्स, सोशल वैल्यूज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निटिव जो डोमेन है आपका डील करता है सोचने और समझने से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 25 आपका बोल रहा है कौन सा अधिगम परीक्षण पर आधारित होता है? ठीक है, तो 25 की बात करेंगे तो 25 आपका बोल रहा है जी किस चीज पे आएगा? मॉडलिंग पे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे आप, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, इसमें जो है बच्चे क्या करते हैं? दूसरों से सीखते हैं, तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका 26 की बात करेंगे तो 26 बोल रहा है अधिगम में प्रेरणा क्यों आवश्यक होती है? ठीक है, क्यों आवश्यक होती है जी? यह व्यवहार को प्रेरित करती है, या थकान बढ़ाती है, या तनाव उत्पन्न करती है, या ध्यान भटकाती है? तो अधिगम में प्रेरणा क्यों आवश्यक होती है? यह व्यवहार को प्रेरित करती है कि भाई तूने करना है तो करना है। ठीक है, तो यही चीज है। आजकल हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत क्या है? हमने टैट पास करना है, टैट पास करने के बाद कमीशन पास करना है, तो ये हमारे लिए भी प्रेरणा है ना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 27 की बात करेंगे तो देखिए विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस चरण में होती हैं? तो बुद्धि, वातावरण, अनुवांशिकता या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आपकी विद्यार्थी में व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण हो सकता है, बुद्धि हो सकती है, वातावरण हो सकता है, अनुवांशिकता तो होती ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पुनर्वलन किससे सुदृढ़ करता है? रीइंफोर्समेंट, स्ट्रेंथन। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे तो ये किस चीज पे फोकस करता है? आपका बिहेवियर, व्यवहार के लिए ही बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिहेवियर पे आएगा। ठीक है, देखिए पुनर्वलन से आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हो गए इसमें। उसके बाद है विकास कैसा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या है जी? विकास कैसा होता है? जीवन भर चलने की वाली प्रक्रिया है, केवल बचपन तक सीमित है, अनियमित है, अस्थायी है? देखिए जो आपका डेवलपमेंट है वो कैसी चीज है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो विकास ऐसे ही चलता है जी। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बालक। ठीक है, तो ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचता है, संरक्षण नहीं कर सकता, केवल अवधारणा पर निर्भर होता है, आत्म केंद्रित होता है। तो यहाँ पे देखिए थिंक लॉजिकली एंड अबाउट कंक्रीट इवेंट। तो यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस के लिए बोला है कि उनका कमेंट में ज़रूर आंसर बताएं, तो वो ज़रूर बताएं मेरे को, और मैं ये कल तक जो है आपको जितने भी ये साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा, वो भी आपके काम आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और आप किसी और विषय पर भी वीडियो चाहते हैं तो उसे भी ज़रूर बताइएगा मेरे को, और आपका कोई सुझाव रहेगा तो उसे भी ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा तबीयत नासाज होने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, वरना मैं कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए, बढ़िया रखिए, थोड़ी सी चीज़ों को आसानी से समझिए। अभी बस आप थोड़ा सा फोकस करिए कि पुराने पेपर पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, तो जहाँ से आपको थोड़ा सा समझ आता है, चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से आप ज़रूर वो करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।